हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू ऑनलाइन हिंदी कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य को अपने विचारों, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो है शब्द। शब्दों के माध्यम से ही भाषा का निर्माण होता है। यदि शब्द नहीं है तो भाषा का निर्माण नहीं होगा। शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हिंदी भाषा का जो है शब्द भंडार विस्तृत है। तो आज इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं शब्द निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपसर्गों की। तो आज का टॉपिक है अपना उपसर्ग। उपसर्ग का जो टॉपिक है आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर भ्रम बना हुआ है। भ्रम क्या बना हुआ है? कई जगह पासबुकों में, किताबों में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में लिखा रहता है कि शब्द या शब्दांश। अब पहली बात तो ये कि ये शब्द हैं या शब्दांश, ये क्लियर होना ज़रूरी है। तो आप याद रखिए, उपसर्ग जो हैं शब्दांश ही हैं, शब्द नहीं हैं। तो उपसर्ग जो है शब्द निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। उपसर्ग जो होते हैं यौगिक शब्द होते हैं, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर ये बने होते हैं। उपसर्ग को समझने के लिए उसके शाब्दिक अर्थ को समझना बेहद ज़रूरी है। तो बात करते हैं हम शाब्दिक अर्थ की। तो देखिए, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, साफ स्पष्ट है। उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, पास, निकट या छोटा। और सर्ग का अर्थ होता है भाग, सृष्टि, यानी कि उपसर्ग जो है एक छोटा भाग है और जो मूल शब्दों के साथ में जुड़ता है और नए शब्दों की सृष्टि करता है। तो शाब्दिक अर्थ के आधार पर जो इसकी परिभाषा बताई गई है वो निम्न प्रकार है। देखिए, आपको अच्छी तरह से इस परिभाषा को ध्यान में रखना है, भ्रमित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो उपसर्ग शब्दांश हैं, प्रत्यय भी शब्दांश हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जो है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि पूछे जाते हैं। वर्तमान में जो पटवार परीक्षा का सिलेबस है उसके अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये टॉपिक हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़िए, समझिए। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपके बहुत काम आएंगे। तो परिभाषा देखिए, वे शब्दांश, यहाँ विशेष जो ध्यान देने योग्य बात है, उपसर्ग शब्दांश हैं वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं।
उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में परिभाषा से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जैसे उपसर्ग शब्दांश है, मूल शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं, इस तरह से। तो पहली बात, उपसर्ग शब्दांश हैं, मूल शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और जिनके टुकड़े नहीं होते हैं, यानी जो अन्य शब्दों से मिलकर नहीं बने हैं, उनके साथ में जुड़ते हैं। और तीसरी बात क्या करते हैं? अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। मूल शब्द के साथ आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो परिभाषा अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब अगर आपको उपसर्ग की परिभाषा याद है तो प्रत्यय की परिभाषा बड़ी आसानी से याद है, क्योंकि प्रत्यय उपसर्ग का क्या है? विलोम है, विपरीत है। तो यहाँ परिभाषा से संबंधित बात बिल्कुल स्पष्ट है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। उपसर्ग शब्दांश है, मूल शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखिए किस प्रकार से ये परिवर्तन होता है। दो प्रकार का परिवर्तन ये होता है। एक परिवर्तन होता है आंशिक परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन, और एक होता है पूर्ण परिवर्तन। आंशिक परिवर्तन में क्या होता है? जब उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं तो उस अर्थ में उसी से संबंधित ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, उसी से संबंधित अर्थ होता है। और पूर्ण परिवर्तन में बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम किसी मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगाते हैं तो आंशिक परिवर्तन कैसे होता है? जैसे ज्ञान मूल शब्द है, ज्ञान मूल शब्द है। अब यहाँ हम कोई उपसर्ग जोड़ेंगे। मान लीजिए हमने ज्ञान में बी उपसर्ग जोड़ा तो बना विज्ञान। अब ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान शब्द का अर्थ होता है बोध। ज्ञान शब्द का अर्थ होता है बोध। यहाँ हमने ज्ञान में बी उपसर्ग जोड़ा तो क्या बना? विज्ञान। तो यहाँ विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? विशेष बोध, विशेष बोध या विशेष ज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान, यहाँ उपसर्ग लगकर जो शब्द बना विज्ञान, तो आंशिक ही परिवर्तन हुआ। ज्ञान का अर्थ है बोध और बी उपसर्ग लगाने से विज्ञान बना विशेष बोध। ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, इसे कहते हैं आंशिक परिवर्तन। यानी उपसर्ग दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक तो जब किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं तो आंशिक परिवर्तन करते हैं, और एक पूर्ण परिवर्तन कर देते हैं। जैसे इसी शब्द को ले लीजिए ज्ञान। अब ज्ञान शब्द में हम कोई उपसर्ग लगाएं, मान लीजिए हमने ए उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? अज्ञान। अब ज्ञान का विपरीत क्या हुआ? अज्ञान। पूर्ण परिवर्तन हो गया, पूरा का पूरा जो शब्द है वही बदल गया, उसका अर्थ ही बदल गया है।
विज्ञान का अर्थ है बोध, अज्ञान का अर्थ है अबोध। तो ये पूर्ण परिवर्तन हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि उपसर्ग के माध्यम से जो परिवर्तन होता है कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक आंशिक परिवर्तन और एक होता है पूर्ण परिवर्तन। आंशिक परिवर्तन में अर्थ में थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है। पूर्ण जो परिवर्तन होता है उसमें शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। इसके बाद बात आती है उपसर्ग से संबंधित, वो ये है कि क्या एक मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल, एक मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए जाते हैं, तभी तो शब्द भंडार विस्तृत होता है। तो देखिए, यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आप इस बात को नोट कर लें बिल्कुल, कि एक मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। मूल शब्द एक ही रहेगा, उसमें हम अलग अलग उपसर्ग लगाएंगे तो वहाँ जो अर्थ निकलेगा उन शब्दों का वो अलग अलग ही होगा। जैसे देखिए, हार, हार एक मूल शब्द है। अब इसमें हम अलग अलग उपसर्ग जोड़ते हैं। जैसे प्र जोड़ा तो बन गया प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या हुआ? चोट करना, हमला करना। उसके बाद हमने इसी हार में शब्द जोड़ा आ, उपसर्ग जोड़ा आ, तो क्या बन गया? आहार, भोजन। यहाँ अर्थ क्या निकला? भोजन। बी जोड़ दिया तो बन गया विहार, यानी भ्रमण करना। इसी प्रकार से सम उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया संहार, यानी नष्ट करना, मारना। अब गौर करने वाले क्या बात है, मूल शब्द एक ही है और यहाँ जो उपसर्ग हैं ये सब अलग अलग हैं। तो अलग अलग उपसर्ग लगाए किसी एक मूल शब्द में तो सबके जो अर्थ हैं वो अलग अलग ही निकलेंगे। इसके बाद उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण बात है कि उपसर्ग जो है स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ जो उपसर्ग है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुए हैं। कभी कभी उपसर्ग संधि के नियमों में बंध जाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग करने से वहाँ वर्णों का मेल होता है और वहाँ संधि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उपसर्ग का जो मूल स्वरूप है वो छुप जाएगा, बदल जाएगा। जैसे स्वतंत्र रूप से यहाँ प्रयोग है तो यहाँ आपको प्र दिख रहा है, आ दिख रहा है, वी दिख रहा है, संग दिख रहा है, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा उपसर्ग है। तो आप बता देंगे प्र है, आ है, वी है और सम है। लेकिन जब संधि युक्त ये हो जाते हैं तो उस समय थोड़ी समस्या आ जाती है। तो यहाँ उस बात को भी मैं स्पष्ट कर दूं ताकि आपको आगे समस्या नहीं आए। तो देखिए, उपसर्गों का जो प्रयोग होता है एक तो स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्रहार, तो यहाँ प्र स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त हुआ है।
अपने मूल स्वरूप में है प्रहार। और दूसरा जो जिस प्रकार प्रयुक्त होते हैं वो है संधि रूप में। तो संधि रूप में किस प्रकार से, गौर कीजिए। जैसे बी उपसर्ग है, यहाँ आयाम मूल शब्द है। अब बी उपसर्ग और आयाम मूल शब्द, तो यहाँ हम ये तो नहीं कह सकते बी आयाम, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ संधि का नियम लागू हो गया है। यण संधि के नियम अनुसार ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का हो जाता है ये। तो यहाँ स्थिति बनेगी आपकी, ई का हो गया यहाँ पे ये, तो आपका यहाँ बनेगा व्यायाम। अब देखिए यहाँ पे स्वतंत्र रूप में नहीं है, संधि रूप में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई जगह विशेषकर यण संधि में ऐसा होगा। और देखिए जैसे अति, आचार। अब यहाँ अति उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है। अब हम अति आचार तो नहीं कहेंगे, ये तो होता ही नहीं है। हाँ, अतिक्रमण हो जाता है, अतिसार हो जाता है, लेकिन अति आचार नहीं होता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी यण संधि का नियम काम कर रहा है। तो यहाँ ई का क्या हो जाएगा, ये, तो बन जाएगा आपका अत्याचार। तो यहाँ भी जो है अति उपसर्ग है, स्वतंत्र रूप में नहीं है, संधि रूप में है। तो याद रखिए ये जितने भी उपसर्ग हैं यण संधि में इस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। प्रति, प्रत के रूप में, अधि, अध के रूप में, यानी संधि रूप में प्रयुक्त होते हैं। स्वतंत्र रूप में आप आसानी से पहचान जाएंगे, क्योंकि उपसर्ग आगे जुड़ते हैं तो बहुत आसान है। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं हम तुरंत पहचान लेंगे भाई आगे जुड़ते हैं तो ये उपसर्ग हैं, और पीछे जुड़ते हैं तो प्रत्यय हैं। लेकिन संधि रूप में प्रयुक्त हो गए तो वहाँ आपको संधि का जो टॉपिक है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस बात को। अब अंतिम जो बात है वो ये है कि उपसर्ग कितने हैं, उपसर्ग कितने हैं। तो हमने जो पढ़े हैं वो संस्कृत वाले ही पढ़े हैं। प्रय, प्रा, उपविष्ट, निर्णय, ये हमको रटाए भी गए हैं। लेकिन उपसर्ग के 3 प्रकार हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी उपसर्ग। इनकी जो जानकारी है आपको अगले वीडियो में विस्तार के साथ में प्रदान की जाएगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।